हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं लेके जीके का क्लास। आज का जो क्लास है इसमें प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, यानी कि ब्राउन कोल किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है, प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन एंथ्रेसाइड, बी ऑप्शन लिग्नाइट, सी ऑप्शन कोक और डी ऑप्शन बिटुमिनस। ये आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से सही क्या है उस चीज को आपको बताना है। तो आज के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बी कौन सा ऑप्शन है? ये लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ऐसे कोयले के बारे में अगर भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है और कोयले का जो प्रकार है वो 4 प्रकार का है। पहला जो है टॉप क्वालिटी का या उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रोसाइड है। और एक चीज जान लीजिए कि कार्बन के प्रतिशतता के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा कोयला उत्तम क्वालिटी का है और कौन सा कोयला जो है वो निम्न क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है। तो जो कोयले के संदर्भ में टॉप क्वालिटी की बात होती है, उत्तम कोटि की बात होती है, तो एंथ्रोसाइड होता है। और एंथ्रोसाइड में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 80 से लेके 95% तक होता है। एक चीज जान लीजिए कि जिस कोयले में कार्बन की परसेंटेज सबसे अधिक होगी वो उतना ही उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। तो पहला जो आपका है वो एंथ्रोसाइड है। कौन सा है? एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड में 80 से 95% तक कोयला कार्बन पाया जाता है। इस वजह से इसको उच्च कोटि का या टॉप क्वालिटी का कोयला कहा जाता है। इसके रंग के बारे में बताया जाता है तो काला रंग होता है। ठीक है, काला रंग व चमकीला होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि जैसे इसमें पूछा है कि भूरा ब्राउन कोल दिया हुआ है, आपसे ब्लैक कोल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ब्लैक कोल किसे कहा जाता है, तो आपका एंथ्रोसाइड है। आपसे पूछ सकता है कि कार्बन का परसेंटेज इसमें किसमें कितना होता है, तो 80 से 95% होता है। दूसरे पे आता है बिटुमिनस जो है आपका। ये बिटुमिनस, ये जो आपका कोयला है ये दूसरे नंबर का उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 77 से 80% होता है। ठीक है, कितना होता है? 77 से 80% होता है। इसका रंग भी काला होता है। ठीक है, कभी कभी भूरा होता है, कभी कभी। ठीक है, लेकिन काला ही माना जाता है। अगला जो आपका लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोयला जो है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 28 से 30% होता है। ठीक है, 28 से 30% होता है और ये भूरे रंग का होता है। और लास्ट जो सबसे दोयम दर्जे का होता है उसका नाम है पीट, पीट कोयला। ठीक है, क्या है? पीट कोयला। और पीट कोयले में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 27% से कम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कोयले के बारे में अगर कहा जाता है
तो ये 4 प्रकार के कोयलों का वर्णन होता है, जिसमें आपका है टॉप क्वालिटी का एंथ्रासाइट, दूसरे पे है बिटुमिनस, तीसरे पे आपका लिग्नाइट और चौथे पे पीट कोयला है। इनके परसेंटेज भी दिए हुए हैं, इनके रंग भी दिए होते हैं, और आपसे पूछता है कि कोयला किन चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप जान लीजिएगा। कोयला जो होता है वो आपकी परतदार चट्टान जो होती है उसमें पाया जाता है। किसमें? परतदार चट्टान जो होती है उसमें पाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है वो स्क्रीन पे है, क्या है? मिट्टी के कणों और चट्टानों की दीवारों के बीच, चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल संस्तर या वाटर बेड, जल स्तर या वाटर लेवल, या जल तालिका वाटर टेबल, या जल परत वाटर लेयर। अब देखो, ये भूमिगत जल से ये प्रश्न आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि कण जो होते हैं मिट्टी के और जो चट्टानों की दरार होती है उससे जो पानी रीस के नीचे जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। और इसका जो सही उत्तर है वो आपका वाटर टेबल या जल तालिका कहा जाता है। ये आपका आंसर सही है। जल परत क्या होता है इसको जानिए कि जल परत वह होता है जिसे भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल इकट्ठा होता है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो आपका जल परत कहलाती है। और वाटर लेवल क्या होता है? वाटर लेवल ये होता है जैसे किसी पॉट में जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, तो ये जल जो इस छोर पे और इस छोर पे जो ये दोनों का छोर होता है उसके नीचे ही जल होता है, उसे कहा जाता है वाटर लेवल। क्या कहा जाता है? वाटर लेवल कहा जाता है। और जो जल संस्तर या वाटर बेड है, ये जो आपका विलयन और विलायक जो होता है, जो विलायक होता है उसके ऊपर जो जल होता है उसे आपका जल संस्तर या वाटर बेड कहा जाता है। इस चीज को आप जानते रहिए, ये भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? 1943 की बात हो रही है। किसने इन्हें निमंत्रण भेजा था कि आप पूर्वी एशिया में आइए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी वारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस ने इन्हें 1943 ईस्वी में पूर्वी एशिया में आने के लिए निमंत्रण भेजा था। किसको? सुभाष चंद्र बोस या नेता सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका रहा, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका है असम हिमालय, सी ऑप्शन पूर्वांचल श्रेणी और डी ऑप्शन कुमायूं हिमालय। ये 4 ऑप्शन है। ये पूछ रहा है कि जो नदियों के द्वारा असंगठित मिट्टी या तलछट होता है उससे किस रेंज का या किस श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, वो है आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, या इसी को एकदम निचले हिमालय की श्रेणी दी जाती है। निचला हिमालय या बाह्य हिमालय भी इसी को कहा जाता है। ये क्या है? जैसे हिमालय को आप देखेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, एक है महान हिमालय, एक है हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है आपका शिवालिक
तो शिवालिक जो हिमालय है वह नदियों के द्वारा लाई गए जो बोल्डर होते हैं या जो पथरीली मिट्टी होती है उससे बना हुआ, उसी चीज के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि असंगठित तलछट से बना है कौन सी श्रेणी, तो ये आपकी है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है हाल्ट पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कांडला गुजरात, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी आपका है सांता क्रूज महाराष्ट्र। तो ये भी वन लाइनर प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कांडला गुजरात। कौन है? कांडला गुजरात है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। कहां पे स्थापित हुआ है? कांडला गुजरात में हुआ है। ठीक है, और भी यहां से पूछता है कांडला का गुजरात है जो ये कांडला जो बंदरगाह है यहां से भी प्रश्न पूछता है एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कौन है? एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कौन है? आपका कांडला है। इसको भी आप याद करते रहिएगा, यहां से भी प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पे रहा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहां अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? अल नीनो शब्द के बारे में पूछ रहा है कि अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है पूछ रहा है। ए ऑप्शन शुभ वर्षा ऋतु, बी ऑप्शन बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट, सी ऑप्शन प्रारंभिक वर्षा ऋतु और डी ऑप्शन बाल वर्षा ऋतु। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है कौन? बाल मसीह या चाइल्ड क्रस्ट जो है ये आपका अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है। और अल नीनो जो है इसके कारण भारतीय मानसून जो होता है वो प्रभावित होता है। जब अल नीनो का प्रभाव अधिक होता है तब आपके भारत में जो मानसूनी बारिश होती है कम मात्रा में होती है, और जब अल नीनो का प्रभाव नहीं होता है तो भारतीय मानसून जो होता है वो समय से आता है और अच्छी खासी बारिश करके जाता है। ठीक है, तो ये मौसम से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका जो है ये स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर से 850 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ठीक है, सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, रेगिस्तान की बात कर रहा है। ऑप्शन ए नामीब रेगिस्तान, बी ऑप्शन सोनोरा रेगिस्तान और सी ऑप्शन आटाकामा रेगिस्तान और डी ऑप्शन रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जहां पे लगभग 250 मीटर से 820 फीट की ऊंचाई तक के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है आपका? वो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नामीब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान और रब अल खली रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी है रब अल खली रेगिस्तान। रब अल खली रेगिस्तान की जो विशेषता है ये आपका 4 देशों में फैला हुआ है। इस चीज को भी आप जानते रहिए। कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है। ठीक है, क्या है? सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरब, ओमान, UAE। ठीक है, UAE इसी को कहा जाता है संयुक्त अरब
अमीरात और यमन, ये 4 देशों में फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 6,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? रब अल खली रेगिस्तान का। कितने देशों में फैला हुआ है? 4 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई या संयुक्त अरब अमीरात और यमन देश में। इतने देश में फैला हुआ है। लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका जो मैक्सिमम ऊंचाई है लगभग 250 मीटर या 820 फीट की ऊंचाई पे विश्व का एकमात्र रेगिस्तान है जो इतनी ऊंचा टीला इसमें पाया जाता है। कहां पे? रब अल खली रेगिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका 8वां प्रश्न है, ये भी वन लाइनर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ए ऑप्शन पीवी स्वामीनाथन, बी ऑप्शन सुकुमार सेन, सी ऑप्शन आर.के. त्रिवेदी और डी ऑप्शन एम.एस. गिल। ये भी वन लाइनर प्रश्न है और इसका तो फैक्ट आंसर है। कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी ये स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो यह अध्याय पूछ रहा है, यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो है अध्याय 2। अध्याय 2 में वर्णन किया हुआ है जो पुरुष और महिला हैं, अगर इनका पारिश्रमिक समान है तो समान वेतन इनको और भुगतान मिलना चाहिए। ठीक है, किसमें वर्णन है? अध्याय 2 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इनपुट क्रेडिट कर, बी ऑप्शन ऑनलाइन अनुपालन, सी ऑप्शन संरचना कर और डी ऑप्शन गंतव्य आधारित कर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है इनपुट क्रेडिट कर। कौन सा? इनपुट क्रेडिट कर के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पशुधन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी साइबर कानून, ऑप्शन डी व्यापार और वाणिज्य। तो ये ऑप्शन 4 रहे और इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे सही है वो आपका है साइबर कानून। साइबर कानून ऐसा कानून है जिस पे केंद्रीय विधानमंडल स्वयं जो है इस पे कानून बनाता है। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन ए इसका है, ए भी वन लाइनर है, तैराकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी शूटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है कुश्ती। तो कुश्ती में ये खसाबा दादा साहेब जाधव ने पदक जीता हुआ था। अगला प्रश्न आपका जो है ये है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था? ए ऑप्शन बगदाद, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन कतर,
और डी ऑप्शन 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओपेक से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ओपेक के स्थापना की बात कर रहा है कि ओपेक कब किस सन में इसका जो है या किस स्थान पे इसका स्थापना हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है बगदाद। और बगदाद को आप जानते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न राजधानी से भी पूछता है, तो ये इराक की राजधानी है। कहाँ की? इराक की राजधानी है। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। कहां पे हुआ था? बगदाद में हुआ था, और बगदाद जो है ईरान की राजधानी है। ठीक है, इस चीज को भी आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ए अंग्रेजी, बी पंजाबी, सी हिंदी और डी हरियाणवी। अब नियोजित शहर की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जो नियोजन होता है वो समझबूझ के जानबूझ के बनाया हुआ होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अंग्रेजी है। जो पहला नियोजित आधुनिक शहर है उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को रखा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? ये 4 अधिनियम आए थे, इन चारों में किस अधिनियम के लिए जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वो प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन हिंदू कोड विधेयक, बी ऑप्शन दहेज निषेध विधेयक, सी ऑप्शन PEPASU विनियोग विधेयक और डी ऑप्शन भारतीय डाकघर संशोधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है भारतीय डाकघर विधेयक संशोधन। ये वाला जो आपका है, इसके लिए राष्ट्रपति ने वीटो पावर का उपयोग किया हुआ था। अगला प्रश्न आपका जो है ये स्क्रीन पे रहा, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और ऋषभवती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन ब्रह्मवर्त, बी ऑप्शन इंद्रप्रस्थ, सी ऑप्शन वर्णावत और डी ऑप्शन तक्षशिला। तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो आपका है वो ए ऑप्शन सही है, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए ऑप्शन कोच्चि केरल, बी ऑप्शन डोनापौला गोवा, सी ऑप्शन मुंबई महाराष्ट्र, डी ऑप्शन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डोनापौला गोवा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का। ठीक है, मुख्यालय पूछ रहा है डोनापौला गोवा में है ये। अगला प्रश्न जो आपका है स्क्रीन पे ये रहा, यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? हिट्स फॉर कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी किसने? ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन लाला हरदयाल और डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लाला हरदयाल ने लिखा हुआ था। कौन सी पुस्तक? हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ए ऑप्शन फामोर्सा जलडमरू मध्य, बी ऑप्शन बोस्फोरस जलडमरू मध्य और सी ऑप्शन सुंडा जलडमरू मध्य और डी ऑप्शन आपका मलक्का जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है सुंडा जलडमरू मध्य। जो सुंडा जलडमरू मध्य है यह आपको जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो आज का प्रश्न बस इतना ही, 19 प्रश्नों का संग्रह था।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको बता दें हमारे चैनल पे इस समय पेट की कक्षाएं बिल्कुल मुफ्त चल रही हैं और इस अवसर का लाभ आप उठाइए और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।